Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 11 की इंग्लिश की जो बुक है उसके चैप्टर 7 जिसका नाम है द लीडर ऑफ मैन के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो इसमें हम बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला जो है जो वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसको हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। देखिए जो चैप्टर आपने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा द लीडर ऑफ मैन, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका जो लिंक है, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं और फिर इसको आप दोबारा रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो पहला जो क्वेश्चन है अपार्टमेंट बिल्डिंग के रिगार्डिंग, यानी कि अपार्टमेंट बिल्डिंग किसे कहते हैं। तो आंसर है अपार्टमेंट बिल्डिंग इज़ अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। देखिए रेसिडेंशियल का मतलब होता है आवासीय, यानी कि जहाँ पे रहा जाता है। तो एक तरीके का ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा बिल्डिंग है रेसिडेंशियल है ना, आवासीय, जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। देयर आर सेवरल फ्लैट्स इन विच सेवरल फैमिलीज कैन लिव। उसमें बहुत सारे अलग अलग फैमिलीज रह सकती हैं सेपरेटली ऑन ईच फ्लोर। हर अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग फैमिली रह सकती है। जनरली एन अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज़ सेवरल फ्लोर। मतलब सामान्यतः देखा जाता है कि जो भी अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है ना उसमें बहुत सारे फ्लोर्स बने होते हैं। आपने बहुत देखा होगा, बहुत बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, उन्हीं को हम अपार्टमेंट्स बोलते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं इस बिल्डिंग्स की। तो धीरे धीरे इस चैप्टर के क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। आगे देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट एमिनिटीज़ शुड बी देयर इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। यानी कि कौन कौन सी सुविधाएं, एमिनिटीज़ मतलब सुविधाएं होती हैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में। तो चलिए देख लेते हैं। सिंस एन अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज़ सेवरल फ्लोर्स, लिफ्ट्स आर एसेंशियल। जैसे कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं तो इसीलिए आपके लिफ्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतने बड़े इमारत में आपको ऊपर नीचे आने जाने के लिए फ्लोर्स को मतलब कवर करने के लिए आपको ऑब्वियसली लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही। बिसाइड्स लिफ्ट्स देयर शुड बी रेगुलर स्टेयर्स विच पीपल में यूज इन एन एमरजेंसी। और इमरजेंसी के केस में आपको स्टेयर्स का भी सहारा लेना पड़ता है, तो वो भी बने रहते हैं इन बिल्डिंग्स में। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग नीड एन इन्फॉर्मेशन ऑफिस। देखिए अब इसमें ना एक इन्फॉर्मेशन ऑफिस की भी सुविधा होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं तो उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, कैसे गैदर करना है, इकट्ठा करना है, उसको आगे मतलब फॉरवर्ड करना है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऑफिस के ही थ्रू होती है। तो जनरली गार्ड्स आर देयर हु कीप अ वॉच ऑन विजिटर्स एंड हेल्प द जेन्युइन विजिटर्स। यानी कि जो सामान्यतः क्या होता है ना, ऐसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में गार्ड्स की भी डिप्यूटमेंट की जाती है। वो लोग जो भी विजिटर्स, जो भी आगंतुक लोग हैं, उनको वो उन पे अपना नज़र रखते हैं और वो पहचानते हैं कि कौन से जेन्युइन हैं, है ना, कौन से ओरिजिनल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। ऐसे करके वो पता लगाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी होना इसीलिए ज़रूरी है। इंटरकॉम इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन विथ ऑल रूम्स। देखिए अब हर रूम से, हर एक फ्लोर से आपको अगर जुड़े रहना है टेली कम्युनिकेशन से, तो ऑब्वियसली आपको इंटरकॉम का सहारा लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसको ब्रॉडबैंड भी बोलते हैं, राइट। तो जो भी लैंडलाइन वाला नंबर होता है ना उसको इंटरकॉम कहते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं कि ये सब सुविधाएं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में होती है। और भी बात बोली जा रही है कि देयर शुड बी अ कॉमन हॉल वेयर द रेसिडेंट्स में हैव मीटिंग एंड सेलिब्रेट फंक्शन। और जैसा कि बहुत सारे लोग रह रहे हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, तो उनको अपना कोई ना कोई फंक्शन मनाना हो या फिर कुछ मीटिंग करनी हो तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा हॉल होता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो भाई अब वही बात आ जाती है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के प्रोज एंड कॉन्स बताइए कि आपको क्या सुविधाएं दिखती हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी खूबियां हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि सिंस देयर आर गार्ड्स नो अनवांटेड पर्सन कैन एंटर द बिल्डिंग, इट इज़ आइडियल फॉर वर्किंग कपल। तो सबसे पहला जो आपका है एडवांटेज भाई ये कि ये आइडेंटिकल कपल्स के लिए है ना, वर्किंग कपल्स के लिए जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिटेड प्लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ज़रूर मिलती है, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा है कि बेगर्स एंड सेल्समैन डू नॉट पेस्टर द रेसिडेंट्स। यानी कि पेस्टर का मतलब था परेशान करना। यहाँ पे क्योंकि ये क्लोज कवर कैंपस होता है तो इसी वजह से, और सिक्योरिटी भी होती है, और इसी वजह से क्या होता है जो भिखारी हो गए या फिर सेल्स पर्सन आपके घर तक पहुँच जाते हैं, यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सेल्स पर्सन वगैरह को इनको एंट्री देते ही नहीं, सिक्योरिटी वगैरह। फिर आगे है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आर फ्री फ्रॉम नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंस। जो भी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होते हैं ना वो डिस्टर्बेंस और नॉइज़ से कहीं दूर होते हैं, राइट। लेकिन आजकल तो बहुत सारे केसेस में रोड के किनारे भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सब नहीं होता है।
तो अब डिसएडवांटेज की बात कर ले कि आपको इसमें क्या दिक्कत होती है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में। तो यू फील लोनली एंड अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग। तो देखिए डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें जब रहते हैं ना तो आपको थोड़ा सा कभी कभी लोनलीनेस फील होगा, अकेलापन होगा, आप अलग अलग सा महसूस करेंगे। No vendors visit apartment buildings, so you have to go to the market to buy even petty things and daily necessities of life like fruits and vegetables. Petty things मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें। कहने का मतलब है कि जैसे कि बात हमें पहले ही क्लियर है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में भाई किसी को आने की अनुमति नहीं है। कोई भी वेंडर्स, कोई भी ठेला वाला वगैरह नहीं आ सकते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बाहर जाके आपको खुद ही लाना पड़ेगा, जैसे सब्जी हो गए, फल हो गए। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये एक तरीके से डिसएडवांटेज कहलाता है। अगला है कि देर इज़ नो प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रेन, एल्डरली पीपल कैन नॉट गो आउट ऑफन। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना कि उतना बड़ा स्पेस नहीं होता बच्चों के खेलने के लिए, होता तो है बहुत छोटा ही होगा वो एक तरीके से कहने के लिए। तो इस वजह से ये भी थोड़ा डिसएडवांटेज टाइप का भी होता है, और साथ ही साथ जो एल्डर बूढ़े लोग हैं उनको भी अच्छा खासा स्पेस नहीं मिल पाता, और बाहर आना जाना उनका बहुत कम ही होता है। तो ये एक तरीके से एक डिसएडवांटेज कह सकते हो। अगला है कि जनरली देर इज़ हार्डली एनी सन, देर इज़ नो सफिशिएंट प्लेस टू हैंग योर वॉश। कहने का मतलब है शायद ही आपको धूप की रोशनी प्रॉपर वे में मिलेगी, और साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपने कपड़े धुले हैं तो उसको डालने के लिए, सुखाने के लिए अच्छा खासा सफिशिएंट स्पेस भी नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि आर यू अवेयर ऑफ द लाइफ्स ऑफ द गार्ड्स इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। तो क्या आप अपार्टमेंट में जो गार्ड्स रखते हैं उनकी लाइफ से आप अवगत हैं क्या? अगर नहीं भी है तो इस चैप्टर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी के लिए मैंने तो आई डोंट नो लिखा है, लेकिन आपको अगर कोई किस्सा, कोई भी आपको जानकारी होगी तो आप ज़रूर उसको शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी गार्ड्स वर वर्किंग इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो अब हम चैप्टर के मेन कोर सब्जेक्ट पे आते हैं, क्योंकि अब हमारा मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग जिस कहानी की बात की जा रही है ना, तो उसमें कितने गार्ड्स थे? तो 4 गार्ड्स थे, ठीक है। वेयर डिड दे स्टे, वो कहाँ रहते थे? स्टे मतलब रहना। दे लिव्ड इन स्मॉल सर्वेंट क्वार्टर्स नियर द पार्किंग लॉट। तो उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग की जो पार्किंग लॉट था उसके बगल में ही स्मॉल सर्वेंट क्वार्टर था, उसमें ही वो सारे गार्ड्स रहते थे। डिड दे लिव विद देयर फैमिलीज, वाई। तो क्या वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते थे? अगर ऐसा है तो क्या, क्यों? तो नो, दे डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज। नहीं नहीं, वो अपने फैमिलीज के साथ नहीं रहते थे। दे वर नॉट अलाउड टू कीप देयर फैमिलीज देयर, क्योंकि उनको अपनी फैमिलीज़ को रखना अलाउ नहीं था, इसी वजह से वो अपने फैमिलीज़ के साथ नहीं रहते थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स देयर पॉवर्टी स्टैंड आउट इन ग्लेयरिंग कंट्रास्ट। मतलब उन किस वजह से उनकी जो गरीबी थी वो पूरी निखर के बाहर आती थी कि। तो आंसर है दे लिव अमॉन्ग शाइनिंग कार्स, देयर पॉवर्टी इज क्लियरली सीन देयर बाय कंट्रास्ट। तो भाई उनकी गरीबी पूरी तरीके से झलकती थी कि वो उतने गरीब हैं क्योंकि वहाँ पे इतने अमीरों की चमचमाती हुई कार गुजर रही है, और उनको वहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी थी, जिससे वो उनको गरीबी उनकी झलकती थी। हु इज़ ही इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ही जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? वॉज ही लाइक अदर गार्ड्स, क्या वो जो ही है वो दूसरे गार्ड्स की तरह था? तो पहला आंसर है, मतलब आंसर इसका कि रूप सिंह। देखिए मेन कैरेक्टर हमारा रूप सिंह ही है, जो कि एक गार्ड है, बहुत ही एजुकेटेड और बहुत डिसेंट फिजिक है उसकी। तो बात की जा रही जो रूप सिंह है ना, वही ही है फर्स्ट पैराग्राफ में। ही वॉज नॉट लाइक अदर, वो बाकी गार्ड्स की तरह नहीं है। अब क्यों नहीं है वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी अभी आगे के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में। हु वॉज केडिया, वेयर डिड ही लिव। तो केडिया कौन था और वो कहाँ रहता था? केडिया वॉज अ रिच बिजनेसमैन, ही लिव्ड इन फ्लैट F9। केडिया बहुत अमीर एक बिजनेसमैन था और वो F9 फ्लैट में रहता था। डिस्क्राइब केडियाज अपीयरेंसेज, हाउ डिड केडियाज फ्रेंड लुक। तो आप केडिया की अपीयरेंस, उसकी जो चेहरे की हाव भाव है वो बताइए, वो कैसा दिखता था, और केडिया के फ्रेंड के बारे में भी। तो केडिया वॉज शॉर्ट एंड स्टॉकी एंड गोइंग बाल्ड। मतलब केडिया जो था ना, शॉर्ट था, नाटा था, और उसके बाल जो हैं झड़ रहे थे, एक तरीके से वो गंजा हो रहा था, है ना। हिज फेस हैड स्टार्टेड टू ब्लोट, और उसका चेहरा जो था एक तरीके से फूलता सूजता जा रहा था। तो और उसके दोस्त की बात करें तो केडिया फ्रेंड लुक जस्ट लाइक हिम, और उसका फ्रेंड भी जो था ना वैसा ही दिखता था अपने फ्रेंड की तरह, केडिया की तरह। वाई वॉज केडिया शाउटिंग एट रूप सिंह। अब क्वेश्चन है कि जो केडिया है वो रूप सिंह पे क्यों चिल्लाया, क्यों झल्लाया उस पर? तो आंसर है केडिया वॉज शाउटिंग एट रूप सिंह बिकॉज रूप सिंह हैड नॉट अलाउड हिज फ्रेंड टू गो अप टू सी हिम। तो बात ये है, इसमें किस्सा यही होता है कि एक बार की बात है कि
आपका रूप सिंह ड्यूटी पे रहता है और केडिया का जो दोस्त है वो आता है उससे मिलने के लिए, लेकिन रूप सिंह पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ उसे कहता है कि आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी केडिया सर से, फिर मैं आपको जाने दूंगा। तो इसी चक्कर में वो उसे जाने नहीं देता है और इसी पे रूप सिंह को वो डांट फटकार लगाता है केडिया कि उसकी दोस्त को क्यों नहीं मिलने जाने दिया उससे। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है कि डिड रूप सिंह डू एनी रॉन्ग, क्या रूप सिंह ने कुछ गलत किया था? भाई आप भी समझ पा रहे हो, नहीं उसने कोई गलती नहीं की थी। ही डिड हिज ड्यूटी, उसने अपनी तो ड्यूटी निभाई थी। 10वां क्वेश्चन है कि व्हेन रूप सिंह रिप्लाइड इन इंग्लिश व्हाट वाज केडियाज रिएक्शन, व्हाई डिड ही रिएक्ट सो। तो देखिए इसमें ये भी बात हुई थी ना, जब उसने आर्गूमेंट हुआ था तो उस समय ना रूप सिंह ने इंग्लिश में रिप्लाई किया था, तो ये बोला जा रहा था केडिया का क्या रिएक्शन था। तो केडिया वॉज शॉक्ड, ऑब्वियसली वो शॉक्ड हो गया। ही वॉज शॉक्ड बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द रूप सिंह कुड स्पीक इंग्लिश। वो इतना भौचक्का रह गया क्योंकि वो उसको उम्मीद नहीं थी कि रूप सिंह जो कि एक गार्ड है वो इंग्लिश में बात करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हु डिड द राइटर सपोर्ट टू, वाई, मतलब और कौन, मतलब हु डिड द राइटर सपोर्ट, अच्छा जो राइटर है इस चैप्टर का जो राइटर है वो किसको सपोर्ट करते थे और क्यों। तो ऑब्वियसली द राइटर सपोर्टेड रूप सिंह, जो अपना रूप सिंह मेन कैरेक्टर है उसको सपोर्ट करता है हमारा राइटर। और ही बिलीव दैट रूप सिंह वॉज नॉट एट फॉल्ट, ही हैड डन हिज ड्यूटी। तो उनको ये विश्वास है कि जो अपना रूप सिंह है वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहा है। वॉट वॉज केडिया सो श्योर अबाउट, केडिया किस बात को लेके बहुत ही श्योर था। तो केडिया वॉज श्योर दैट द राइटर वुड सपोर्ट हिम अगेंस्ट द क्लास एनिमी। मतलब ऑब्वियसली क्लास एनिमी मतलब एक दुश्मन वाला वर्ग, यानी कि केडिया को ऐसा लगता था भाई केडिया, हम लोग तो रिच बिजनेसमैन हैं, इवन ये जो है अपना दैट द राइटर वो भी उन्हीं के कैटेगरी में लाई करता है, तो आखिर वो उनको क्यों उसके अगेंस्ट जा रहा है ना। तो इस बात को लेके ये पूरा श्योर था कि पक्का ये एनिमी है हमारा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले B.2 के पहला क्वेश्चन जो है फ्रॉम होम डिड द राइटर लर्न मोर अबाउट रूप सिंह। तो भाई जो राइटर है उसको लिखने के लिए रूप सिंह के बारे में कहाँ से कुछ मिला सामान, यानी कि उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली। तो द राइटर लर्न मोर अबाउट रूप सिंह फ्रॉम हिज सर्वेंट, तो वो उनके सर्वेंट से जानने को मिला जिसका नाम मुन्ना था, तो उसने रूप सिंह के बारे में सब कुछ बताया। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डू रूप सिंह डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़, मतलब रूप सिंह जब अपने ड्यूटीज़ को ख़त्म करके जाता था तो कैसे करके जाता था, कैसे डिस्चार्ज करता था अपने आप को। तो आंसर है रूप सिंह डिस्चार्ज हिज ड्यूटी क्वाइटली एंड एफिशिएंटली, बहुत ही शांतिमय ढंग से, बहुत ही परिपूर्णता से सारा काम करके वहाँ से निकलता था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही डू आफ्टर हिज ड्यूटीज़ आवर, अपने का ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो क्या करता था। तो आंसर है कि आफ्टर हिज ड्यूटीज़ वर ओवर ही रीड बुक्स इन द गार्ड रूम। तो आपको ये जानना चाहिए कि वो अपने गार्ड रूम में बैठकर ड्यूटी के बाद पढ़ाई करता था, बुक्स पढ़ता था। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू टेक इट व्हेन अ गार्ड स्पीक इंग्लिश। अच्छा आपसे पूछा जा रहा है आपको कैसा लगेगा, कैसा फील करोगे जब कोई गार्ड आपके सामने इंग्लिश में बातें कर रहा है। तो जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने अक्सर ये चीज़ें देखी हैं। आई वुड नॉट बी सरप्राइज बिकॉज मैनी यंग मैन हु हैव बीन टू स्कूल आर वर्किंग एज गार्ड्स एंड ड्राइवर। तो वो भी लोग, बहुत जो लोग जो स्कूल जाते हैं वगैरह, तो वहाँ के भी गार्ड्स वगैरह भी बहुत इंग्लिश में बोलते हैं कहीं कहीं जगहों पे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय स्टूपिड एरोगेंस। स्टूपिड मतलब होता है ना फुलिश, है ना, वैसा एरोगेंस, एरोगेंस मतलब आपकी अभिमान जो होता है। तो ये फुलिश अभिमान जो था, है ना, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय, लेखक उससे क्या बताना चाहता है, राइट। चलिए देखते हैं। आंसर है कि द राइटर मीन्स दैट इट वॉज अनवाइज ऑफ केडिया टू अननेसेसरली फील हर्ट एंड बी इंसोलेंट टू अ पुअर गार्ड। तो लेखक के मायने में जो कार्य उसने किया केडिया ने, कि भाई एक तो वो उसने डांटा और जब वो इंग्लिश में बोला तो अपने आप को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करा रहा था। तो ये जो चीज़ थी ना, ये ऐसा लग रहा था कि ये एक तरीके से स्टूपिड एरोगेंस है, किसका, केडिया का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है वेयर हैड रूप सिंह स्टडीड। रूप सिंह कहाँ पढ़ाई की थी उसने। तो रूप सिंह हैज स्टडीड इन कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना, ठीक है। वाई डिड ऋत्विक नॉट टेल हिम दैट ही हैड स्टडीड इन द सेम कॉलेज। अगला क्वेश्चन है कि ऋत्विक ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि वो भी उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ था। तो ऋत्विक जो कि उसका जो इस कहानी का नरेटर है उसी की बात की जा रही है, तो ऋत्विक भी उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ था, स्टडी इन द सेम कॉलेज, बिकॉज ही थॉट रूप सिंह माइट फील एम्बैरेस्ड। तो उसने इसलिए अपनी बात नहीं बताई कि वो भी सेम कॉलेज से पढ़ा हुआ है क्योंकि रूप सिंह को शायद एम्बैरसिंग फील होता, इसी वजह से उसने नहीं बोला।
अगला क्वेश्चन है एट वॉट एज डिड रूप गेट मैरिड, किस समय किस साल में मतलब कितनी उम्र में उसकी शादी हो गई। वॉज इट अ प्रॉपर एज टू मैरी, क्या वो सही समय था शादी करने को। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। तो आंसर है रूप सिंह गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15, बस 15 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। इट वॉज नॉट अ प्रॉपर एज टू गेट मैरिड, बिल्कुल सही बात है कि इस साल में इसकी शादी होना मतलब सही नहीं था। ठीक है, ही वॉज नॉट फुली ग्रोन अप एंड ही वॉज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मैरिड लाइफ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 15 साल की उम्र में आदमी जो है पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता है और वो इनकैपेबल होता है कि अपनी जिम्मेदारी वगैरह ले पाए। शादी के बाद की जो लाइफ होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में वो सक्षम नहीं रहता है। दैट्स वाई 15 इज़ द नॉट द राइट एज, राइट। 8th क्वेश्चन है कि वाई डिड रूप लीव द जॉब ऑफ ए टीचर, रूप ने अपनी टीचिंग वाली जॉब क्यों छोड़ दी। ही लेफ्ट द जॉब ऑफ अ टीचर बिकॉज ही हैड नॉट बीन पेड फॉर 6 मंथ, भाई जाहिर सी बात है जब 6 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी तो उसको जॉब को छोड़ना ही पड़ेगा, इस वजह से उसने छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है वाई डिड ऋत्विक थिंक अबाउट रूप्स परसेप्शन एज अ रीडर, मतलब रूप वाई डिड ऋत्विक थिंक अबाउट रूप्स परसेप्शन, वॉट डिड ऋत्विक क्या सोचता था रूप के रीडिंग परसेप्शन को लेकर। तो ऋत्विक बिलीव दैट रूप्स परसेप्शन वॉज एक्यूट, मतलब रूप का जो परसेप्शन है ना रिगार्डिंग रीडिंग इज़ वेरी एक्यूट, यानी बहुत ही तीव्र है, मतलब बहुत डेडिकेटली वो पढ़ना चाहता है एक तरीके से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है अगले सेक्शन का कि वाई डिड रूप सेंड अ लेटर टू ऋत्विक्स फादर, भाई रूप ने ऋत्विक के पिता को क्यों एक लेटर भेजा। व्हाट काइंड ऑफ लेटर वाज दिस, और किस तरीके का वो लेटर था। तो रूप सेंट अ लेटर टू ऋत्विक्स फादर बिकॉज ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, रूप ने लेटर लिखा ऋत्विक के फादर को क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। इट वॉज अ शॉर्ट फॉर्मल वेरी ऑफिशियल लेटर, और एक बहुत ही छोटा क्रिस्प ऑफिशियल लेटर था वो जिसने भेजा था उसने। वाई डिड केडिया लाफ एट, वॉट डिड केडिया लाफ एट एंड वाई। केडिया लाफ एट ऋत्विक, मैंने किस बात पर केडिया हंस पड़ा। तो केडिया लाफ्ड एट ऋत्विक्स इनोसेंस, ऋत्विक की है ना मतलब उसकी बचकानी हरकत पे वो हंस पड़ा। ही थॉट रूप एंड अदर गार्ड स्पेंड मनी ऑन ड्रिंकिंग एल्कोहल, उसने सोचा कि वो और रूप जो है और अदर गार्ड्स हैं वो फालतू के पैसे अपने वेस्ट करते हैं ड्रिंकिंग एल्कोहल, शराब पीने में। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड ऋत्विक नॉट ज्वाइन द 31 दिसंबर पार्टी, ऋत्विक जो था 31 दिसंबर की पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया। क्योंकि ऋत्विक डिड नॉट ज्वाइन द 31 दिसंबर पार्टी बिकॉज ही वॉज नॉट अ सोशल टाइप, इंस्टेड ही वॉज अ मूवी ऑन केबल टीवी। वो सोशल टाइप नहीं था, सोशल टाइप यानी कि सामाजिक टाइप का व्यवहार वाला व्यक्ति नहीं है, इसी वजह से उसने उस दिन की पार्टी नहीं अटेंड करी। और दूसरी बात है उसको ज़्यादा मज़ा आया कि भाई वो बैठ के घर पे टीवी देखे, केबल टीवी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि What did Kedia say to Roop when he was serving himself? जब केडिया रूप अपने आप को सर्व कर रहा था, है ना, सॉरी व्हेन जब रूप जो अपने आप को खाना परोस रहा था थाली में, तो केडिया ने क्या बोला। हाउ डिड रूप रिएक्ट टू दिस, और रूप ने कैसा बर्ताव किया इस पे। तो आंसर है कि व्हेन रूप वॉज सर्विंग हिमसेल्फ केडिया सेड टू हिम आई होप यू आर नॉट हंग्री नाउ। तो जब रूप अपने आप को खाना दे रहा था, परोस रहा था, उस समय केडिया उसके पास आता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा भूखे नहीं होगे। यू प्रोबेबली हैव नॉट ईटन सच फैबुलस फूड एवर इन योर लाइफ, मुझे ऐसा ज़रूर विश्वास है कि तुम आज तक इतने सुंदर इतने स्वादिष्ट खाने को आज तक खाया नहीं होगा तुमने अपनी लाइफ में। सो ईट केयरफुली एंड डोंट ओवर डू इट, इसलिए ध्यान से खाना और ज़्यादा ओवर मत खा लेना। इस पर भाई रूप को गुस्सा आ गया, है ना। रूप पुट डाउन द प्लेट एंड वॉकड अवे विदाउट ईटिंग एनीथिंग, वो वहाँ पे प्लेट रख दिया, उसने बिना खाए वहाँ से चला गया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड रूप लूज हिज बैलेंस, और क्या बात थी जिस वजह से रूप ने अपना आपा खो दिया। आंसर इज ही लॉस्ट हिज बैलेंस बिकॉज ही वॉज हर्ट एंड मेलैंकोली एंड देयर वाज नो वन टू कंफर्ट हिम, यानी कि वो अपना बैलेंस इसलिए खो गया क्योंकि उसको चोट लगी थी और इसी वजह से मतलब उदास भी था वो, है ना। देयर वाज नो वन टू कंफर्ट हिम, और उससे कोई राहत देने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड रूप थिंक अबाउट बिफोर ही लॉस्ट हिज बैलेंस, मतलब जब अपना वो आपा खोया उसके पहले वो क्या सोच रहा था। तो ही वॉज बिफोर रूप हैज लॉस्ट हिज बैलेंस ही प्रोबेबली थॉट अबाउट हिज फैमिली, हिज यंगर ब्रदर, हिज लॉयल वाइफ एंड हिज लैंड विच हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम देम, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी वफादार वाइफ के बारे में, अपने छोटे भाई के बारे में, और इवन वो जो लैंड जिसका वो नहीं रहा, है ना, जो वो नहीं रहा उसका, क्योंकि उसने बेच दिया था अपनी बहन की शादी के लिए। तो अगला क्वेश्चन है
वॉट डिड ही डू व्हेन लॉस्ट हिज बैलेंस। अब देखो, अब वो अपना जब आपा खो दिया तो हुआ क्या था ये भी जान लेते हैं। तो विथ हिज बेयर हैंड्स, बेयर मतलब नंगे हाथों से, ही रिप्ड द लॉबी अपार्ट, उसने लॉबी को तोड़ दिया था एक तरीके से, अपने हाथ को भी जख्मी कर लिया था एक तरीके से, है ना। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द कल्चर एंड एटीट्यूड रिफ्लेक्टेड इन द पार्टी ऑन 31 दिसंबर, गिव योर ओन कमेंट ऑन दिस। तो देखिए 31 दिसंबर की रात को जो पार्टी हुई थी उस दिन कैसा कल्चर वहाँ पर अडॉप्ट किया गया था और एटीट्यूड कैसा था वहाँ पे लोगों का, उसको आप अपने अपने कमेंट कीजिए अपनी लैंग्वेज में। तो मैं पहले ही बता दूं कि आपको ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको भले ही आंसर बड़े दिखते हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कृपया इसको आप अच्छे से पढ़ा करो और अपने बिहाफ पे इसको शॉर्ट करने की कोशिश किया करो। अदरवाइज एक तरीके से स्पून फीडिंग हो जाएगी, मैं आपको छोटे क्वेश्चंस के मतलब लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन भी छोटे करके दूंगा, तो आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। आप इसमें से ही क्रिस्प आंसर बना सकते हो अपने हिसाब से। चलिए, तो आंसर है कि उस दिन क्या हुआ था। देखिए, अब इसको थोड़ा स्टार्ट करने के लिए एक अलग कमेंट किया जा रहा है कि वेल्दी पीपल जस्ट नीड एन एक्सक्यूज़ टू सेलिब्रेट। वेल्दी का मतलब होता है धनवान व्यक्ति। तो जो धनवान व्यक्ति होता है ना, वो अपनी एक एक्सक्यूज़ चाहिए होता है, उसको एक बहाना चाहिए होता है कि वो सेलिब्रेट करे, हर चीज़ का जश्न मनाए। और 31 दिसंबर तो कोई भाई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, तो इस दिन तो भाई जश्न मनना जाहिर सी बात है। ऑन 31 दिसंबर ए लॉट ऑफ फूड वॉज ऑर्डर्ड। उस दिन क्या हुआ, बहुत सारा खाना मंगाया गया, ऑर्डर किया गया। Men drank to their fill and could hardly eat। कि सभी लोगों ने भर के मतलब शराब पिया और हार्डली ईट, शायद ही किसी ने कुछ खाया। सम ऑफ द फैमिलीज डिडंट टर्न अप। बहुत सारी फैमिलीज तो ऐसी थी कि वो आई भी नहीं पार्टी में। क्यों? क्योंकि दे मस्ट हैव सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर इन सम होटल्स वेयर दे आर ड्रिंक एंड डांसेस। क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज दूसरे होटल्स में जाके अपनी फैमिली के साथ पार्टी इंजॉय की, डांस किया, ड्रिंक किया, जो भी था। मच ऑफ द फूड वॉज लेफ्ट अनकंज्यूम। और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा जो खाना था वो अनकंज्यूम्ड, बिना यूज़ के रह गया, मतलब वेस्ट जा रहा था। तो दे हैड नो थॉट, है ना, टू शेयर द फूड विद द पुअर। लेकिन उनमें से किसी को ये दिमाग नहीं आता कि गरीबों में बांट दी जाए खाना। लेकिन बट समवन थॉट ऑफ द गार्ड्स, बट उसी में से किसी ने सोचा कि गार्ड्स को क्यों नहीं दिया जाए। एंड दे वर इन्वाइटेड, और इस वजह से सारे गार्ड्स को इन्वाइट किया गया कि भाई आप लोग आके खाना खा लो। दिस पार्टीज़ आर अ ह्यूज वेस्ट। देखा जाए तो भाई ऐसी पार्टीज़ ना बहुत ज़्यादा बर्बादी का कारण होती है एक तरीके से। ऑन द वन हैंड पीपुल स्टाव, स्टाव मतलब भूखे मरना। ऑन द अदर हैंड फूड इज़ वेस्टेड। देखा जाए तो एक हाथ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं भूखे मरते हैं, और दूसरी जगह देखा जाए तो ये फालतू का वेस्ट होता है खाना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रूप हैड मैरिड एट द एज ऑफ 15, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मैरिड सो अर्ली। तो क्वेश्चन है कि रूप की शादी 15 साल की एज में हो गई थी, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर ये अच्छा होता कि अगर वो इतनी शादी उसकी जल्दी नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आप अपना इस पर कमेंट कीजिए। तो आंसर है कि डिसाइडेडली इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ रूफ हैड नॉट मैरिड सो अर्ली। भाई देखा जाए तो अगर पूरी तरीके से डिसाइड करके उसने अगर शादी पहले इतनी नहीं की थी तो ज़्यादा बेटर होता। एट 15 ही वॉज अ बॉय। भाई जाहिर सी बात है, 15 साल की उम्र में कोई इंसान जो है वो बहुत मैच्योर नहीं होता है, वो एक बच्चा होता है। बॉय मतलब छोटा सा, है ना, नॉट अ मैन, एक आदमी नहीं है, वो एक लड़का है। बिसाइड्स ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। जाहिर सी बात है, और इसी एज में इतनी बड़ी मैरिड लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो भी वो बियर करने के लायक नहीं होता है। ही वॉज स्टिल ए स्टूडेंट, वो अभी भी एक बच्चा था। ही शुड हैव कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन, उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी। ही शुड हैव लर्न सम आर्ट, उसको कुछ कला सीखनी चाहिए थी। ही कुड हैव वर्कड ऑन हिज फार्म और फाउंड अ बेटर जॉब। इवन वो एक भी काम कर सकता था, अपने खेतों पे काम कर सकता था और अच्छी एक जॉब ढूंढ सकता था अपने लिए उस एज में। इफ़ ही हैड नॉट मैरिड सो अर्ली ही वुड नॉट हैव टू सपोर्ट ए वाइफ एंड सन। और जाहिर सी बात है, अगर उस समय इसने शादी नहीं की होती तो उसको ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने बेटे को, अपने वाइफ को सपोर्ट करने वाली जो होती है वो नहीं करनी पड़ती, राइट। अर्ली मैरिज इज़ फुल ऑफ रिस्क एंड अननेसेसरी बर्डन। भाई इसीलिए कहा जाता है, ये सब कुछ सोच समझ के बनाया गया है चीज़ें, कि अर्ली मैरिज करने से क्या होता है, अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन पड़ता है और साथ ही साथ बहुत सारा रिस्क भी रहता है। मैरिज इज़ अ नेसेसिटी बट देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर इट। जाहिर सी बात है कि मैरिज जो है ना, बिना शादी के तो इंसान का जीवन उतना सुखदायी नहीं होता है। तो आप मैरिज की तो नेसेसिटी है, ज़रूरत है, लेकिन सही टाइम पे, है ना। वन शुड बी मैच्योर, मतलब एक इंसान जो है पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका होता है तभी उसकी शादी करना सही मानी जाती है। फिजिकली एज वेल एज मेंटली, मतलब किस तरीके से मैच्योर हो, पूरी तरीके से फिजिकली एज वेल एज मेंटली, है ना, मानसिक रूप से भी उसको आपको पूरा मैच्योर होना चाहिए।
ही शुड ऑल्सो बी एबल टू सपोर्ट ए फैमिली। जाहिर सी बात है, इसके साथ साथ उसको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने के लायक उसको अपनी परिस्थिति देख लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रूप हैड टू सेल हिज लैंड फॉर हिज सिस्टर्स वेडिंग, इज डॉरी अ गुड प्रैक्टिस। अब देखिए एक और बात पे चोट की जाएगी यहाँ पे, डॉरी। डॉरी मतलब क्या होता है? दहेज प्रथा। तो कहा जा रहा है कि इस कहानी में अपने रूप सिंह को अपने खेत को बेचना पड़ा था ताकि वो अपने बहन का ब्याह करा सके। तो क्या आपके मानने में ये एक सही चीज़ है डॉरी देना, है ना? क्या ये गुड प्रैक्टिस है? चलिए जान लेते हैं। डॉरी इज़ एन एज ओल्ड कस्टम, ये बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लगभग देश के विदेश के हर जगहों पे ये किया जाता है। इन इंडिया इट हैज़ सोशल सैंक्शन, इसका तो अलग ही सामाजिक स्वरोजगार है ना? ऑल पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव डॉरी टू देयर डॉटर्स एट देयर वेडिंग। हर एक माता पिता चाहते हैं कि अपनी बेटी को एक तरीके से वो भले ही गिफ्ट देते हैं लेकिन उसको दहेज की कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो वो हर जगह चलता है आजकल। द स्पिरिट बिहाइंड द कस्टम इज़ टू हेल्प द न्यूली वेड्स टू सेटल इन लाइफ। लेकिन अब सही मायने में देखा जाए तो ऐसा क्यों होता है? माता पिता क्या चाहता है कि वो चाहते हैं कि अपनी बेटी जो है, जो उनको जो ब्याह रहे हैं, वो नई लाइफ जो शुरुआत करने जा रहे हैं, उनको स्टार्टिंग में उतनी दिक्कत ना हो, उसके लिए वो कैपेबल रहें। इसलिए वो सपोर्ट देने के लिए वो स्टार्टिंग का एक कुछ चीज़ें उन्हें परचेज करके देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, a girl generally gets a lot of clothes, jewelry, beds, utensils and other necessities of the life। तो उसको हमेशा क्या गिफ्ट मिलता है? बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, बेड्स मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं और भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। बट डॉरी शुड नॉट बी ए कंपल्सन। तो भाई बिल्कुल सही लाइन है ये कि भले ही ये सब चीज़ें दी जा रही है माता पिता के द्वारा, ये ठीक है, आप उनके सहूलियत के लिए दे रहे हो, लेकिन ये कभी भी कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ये कभी भी बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होना चाहिए, राइट? पेरेंट्स शुड नॉट बी अंडर प्रेशर टू सेल देयर लैंड और अदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू मीट द डॉरी बी डिमांड्स ऑफ द डॉटर्स इन लॉ। भाई और ये भी बात होनी चाहिए, ये प्रेशर में होगा तो कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे पेरेंट्स को अपने ज़मीन बेचने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें अपनी दाव पे लगा के तब वो अपनी बच्ची को विदा करते हैं बिकॉज ऑफ दिस डॉरीज डिमांड। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो कंपल्सन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ वॉलंटरी अफेयर। बिल्कुल सही बात है, ये एक होता है ना, खुद से ही दान करने का एक वॉलंटियर एफर्ट होना चाहिए। वॉलंटरीली मतलब खुद से जितना सक्षम है उतना ही करो, आपको कोई उस पर आपको दबाव नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इट बिकम्स अ बैड कस्टम। नहीं तो क्या होगा कि ये बहुत ही बुरी प्रथा बन जाएगी और बहुत बुरा हाल होगा इससे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी टेल यू अबाउट द अपार्टमेंट कल्चर। भाई जब अपार्टमेंट वाली इतनी सारी अपने बातें पढ़ ली तो ऑब्वियसली आपको तो सब समझ में आ ही हो गया, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत बस उस पर कमेंट करूँगा। अदरवाइज़ आपको ये सारी लाइन समझ में आ गई होंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद अपार्टमेंट कल्चर के बारे में क्या क्या समझ में आया। तो चलिए एक एक करके फटाफट समझ लेते हैं कि इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग ए नंबर ऑफ फैमिली लिव्स। जाहिर सी बात है, बहुत सारी फैमिली रहती हैं। देयर आर गार्ड्स एट द गेट, गेट पे गार्ड्स होते हैं। नो विजिटर इज अलाउड टू गो इन बिफोर द पर्सन ही सी वॉन्ट्स टू मीट परमिट्स हिम नॉट टू कम इन। मतलब जब तक लोगों का पारस्परिक जो होता है ना, मेल मिलाप नहीं होता है कि भाई वो अगर चाहेंगे नहीं कि किसी से नहीं मिलना है, जिससे मिलना है उसी से मिल सकते हैं, राइट? अगला है कि द फैमिलीज हैव एन एसोसिएशन, लोगों का एक जमावड़ा भी होता है इसमें। द मेंबर कंट्रीब्यूट टू द कॉमन एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग। जाहिर सी बात है, वहाँ का रख रखाव जो भी करना है वो सब लोगों से ही लिया जाता है। कंट्रीब्यूट यानी कि सहयोग राशि ली जाती है। दे पे फॉर द गार्ड्स, और उन्हीं की हेल्प से वहाँ के जो गार्ड वहाँ की सुरक्षा कर रहे हैं उनको पे मतलब सैलरी मिलती है। लिफ्ट्स, टेलीफोन जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उन सब का भी जो भी है लोगों से ही लेकर कंट्रीब्यूशन, है ना, सब कुछ भरा जाता है। सो दे होल्ड सम फंक्शन एंड फेस्टिवल टुगेदर, वो साथ में फंक्शंस वगैरह जो फेस्टिवल्स त्यौहार होते हैं वो मनाते हैं। बट दे डू नॉट सीम टू बी वेल यूनाइटेड, मतलब लेकिन देखा जाए तो सही मायने में एक तरीके से यूनाइटेड होकर नहीं रहते हैं, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर केडिया। अब देखा जाए तो आप मिस्टर केडिया के बारे में भी बहुत कुछ जान चुके हो, फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप इसको और भी कंसाइज कर सकते हो। और मैं ट्राई करूँगा कि जो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई है वही आपको बताऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आंसर इसका कि ही हैज़ अ गोल्ड वॉच एंड अ सेलुलर फ़ोन ही ऑलवेज लाइक टू बाई, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है कि केडिया के बारे में बात की जा रही है, राइट? सॉरी, हाँ। तो
So Kedia was an enterprising man. He is rich and likes to display his riches. He has a gold watch and a cellular phone. He always likes to buy the latest model of a car. मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बिजनेसमैन था, है ना, और वो बहुत ही अमीर था। वो अपनी अमीरी दिखाना चाहता था। साथ में बहुत सोने की घड़ी, है ना, बहुत अलग अलग टाइप के मोबाइल फ़ोन्स और अलग अलग मॉडल की कार ख़रीदा करता था। मिस्टर केडिया इज़ स्टॉकी एंड गोइंग बाल्ड। वो गंजा औरत है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। हिज गिवन टू ड्रिंक, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था। आई फेस हैज़ बीन बिगन टू ब्लोट, सूज गया था उसका चेहरा। केडिया हैज़ अ सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, वो अपने आप को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था और बहुत ज़्यादा घमंड में रहता था। ही बिहेव्स एरोगेंटली, वो बहुत ही घमंड पूर्व बातें करता था, हठी था, अभिमानी था। ही इज़ अनरीजनेबल, बींग रिच ही थिंक्स ही इज़ ऑलवेज राइट। ही शुड एट Roop because Roop did not allow his friend to go into without proper procedure, but Kedia feels that the petty guard has insulted him. When Roop tells him in English that it was not his fault, he was doing his duty, it is inferiority complex. He can't speak English well, he feels small, but he tries to assert himself because the guard is his servant. मतलब बात यहाँ पे ये बताई जा रही है। मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरा डिटो ऐसा लिखना, मैं बस एक दो तीन लाइन में इसको कंस्ट्रेट करके बताना चाहूँगा कि बात ये थी कि वो बहुत ही घमंडी तो था ही, उसके पूरे नेचर के बारे में आपने पढ़ लिया। लेकिन एक और बात है कि केडिया जो था ना, एक तरीके से उसको एम्बैरसिंग फील हुआ था कि उसके सामने उसके जो नौकर है, एक तरीके से जो गार्ड है उसको नौकर समझ रहा है और उसने उसको इंग्लिश में झाड़ा है। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही इंसल्टेड फील कर रहा था अपने आप को लेके। ठीक है। केडिया वॉन्ट्स टू क्वेरल विद द गार्ड एंड ट्राई टू हार्म इन एवरी वे। और इसी वजह से केडिया जो था ना, वो अपने उस गार्ड को, है ना, उसे लड़ाई करना चाहता था और हर तरीके से वो चाहता था उसको नुकसान पहुंचाए। तो इसीलिए ऑन 31 दिसंबर हिज मीननेस रीचेस टू हिज लोएस्ट लेवल। और वही चीज़ देखने को मिली जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक गिर गया था, मतलब सबकी नज़रों में गिर गया वो एक तरीके से जो उसने किया, है ना। Though he appears to be a religious man, but he had no love, sympathy and consideration of his poor fellow men. भले ही वो कितना भी धार्मिक इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही, उसके अंदर प्रेम भावना नहीं थी, सिंपैथी सहानुभूति नहीं थी, पुअर लोगों के समक्ष जो भी सहानुभूति थी वैसा कुछ नहीं था उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें 31 दिसंबर को उसने पूरी कर ली थी। अपना 6 क्वेश्चन है कि राइट योर एक्सपीरियंसेस विद अ पर्सन हु रिजेंबल्स केडिया एंड बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, मैं जल्दी से इसको समझा देता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डिट्टो ऐसे ही करें, बट हाँ मैंने उसी सिमिलर आंसर कुछ लिखा है ना, कि माई नेबर मिस्टर अमन इज़ अ वेल्दी मैन। मेरे एक पड़ोसी हैं मिस्टर अमन, वो बहुत ही अमीर इंसान है। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो बड़ी बड़ी महंगी कारों का शौक़ रखते हैं, नई नई ब्रांड्स का। वो बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल ख़रीदते हैं। यूज टू चेंज हिज क्लॉथ, वो 2-3 बार अपने एक दिन में कपड़े बदलते हैं। वो अपनी प्रशंसा करना बहुत उनको अच्छा लगता है सुनना उसको। ही इज़ ऑलमोस्ट अनएजुकेटेड, देखा जाए तो वो पूरी तरीके से अनएजुकेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं। ही एडवाइजेज द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स हाउ टू इम्प्रूव द टीचिंग। और वो अनएजुकेटेड होने के साथ साथ दूसरे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को समझाते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है। ही ड्रिंक्स अ लॉट एंड देन ही बीट्स हिज वाइफ, वो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं और अपने वाइफ को पीटते हैं। ही शाउट्स एंड अब्यूजेस हिज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, अपने दो जो डोमेस्टिक घरेलू जो नौकर हैं, है ना, उनको गालियाँ देते हैं, उन पर चिल्लाते हैं। ही ऑफन सेज दैट ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, और वो सोचते हैं कि वो सेल्फ मेड मैन है। ही एडवाइसेस, मतलब उन्होंने खुद को अपने ही बनाया खुद में। ही एडवाइसेस अदर्स टू वर्क हार्ड इफ़ दे वांट टू राइज इन देयर लाइफ। देखो भाई, अभी अपने को कुछ नहीं आता उनको, लेकिन दूसरों को ज़रूर सलाह देते हैं कि बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके सक्सेस हो पाओगे लाइफ में। नसीहतें देने में पीछे नहीं करते, है ना, पीछे नहीं रहते। बट इट इज़ नो सीक्रेट दैट ही गॉट हिज अंकल्स वेल्थ, लेकिन ये भी कहीं बात छुपी नहीं है क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हैं वो उनको अपने अंकल के विरासत में मिली है। चलिए, आप भी ऐसा कुछ कहानी बता सकते हो, इट्स अप टू यू। When hungry and humiliated Roop Singh left the party quietly, nobody, not even guards, came to stop him. They rather ignored him, though Roop Singh was their leader. What in your opinion made them different? तो यही बात थी ना, उस समय की जो सिचुएशन उसकी बात की जा रही है। तो इससे क्या आपको पता चलता है, यानी कि जब उसने बिना खाए वहाँ से रूप सिंह चला गया तो उनके जो दोस्त थे गार्ड्स लोग, वो लोग उसके पीछे क्यों नहीं गए, ऐसा क्या था। तो इससे आपके क्या विचार हैं उनसे, वो उनको अलग बनाता है। तो रूप सिंह वो सेंसिटिव यंग मैन, इससे ये पता चलता है कि रूप सिंह बहुत सेंसिटिव इंसान था, जिससे जो कि केडिया ने जैसा किया उस वजह से उसकी मतलब भावनाओं को ठेस पहुंची और उस वजह से वहाँ चला गया।
ही वॉज ए पुअर एंड दैट इज़ वाई ही वर्कड एज ए गार्ड। वो गरीब था, इसी वजह से उसको गार्ड की नौकरी करनी पड़ी थी, उसको 600 रुपये बस मिलते थे महीने के। ही वॉज एजुकेटेड एंड ही वॉन्टेड his fellow guards to know something about the world, but they were hardly interested in what he told them. और ये भी था ना, उसके अंदर एक भावना थी, होता ना सोशल वेलफेयर का, लोगों का, सामाजिक लोगों को मदद करने की। तो वो दूसरे अपने गार्ड्स को पेपर पढ़ के सुनाता था, नई नई जानकारी देता था, लेकिन शायद ही वो जो उनके फेलो मेंबर्स थे उसको सपोर्ट करते थे, उसको सुनते थे। दैट नाइट व्हेन द गार्ड वर इनवाइटेड टू डिनर, तो उस रात जब हुआ कि केडिया और केडिया ने मतलब उसको बोला, जिस रात वो लोग सारे लोग इनवाइटेड थे डिनर पे, तो केडियाज कमेंट वर टू इनटॉलरेबल फॉर ए सेंसिटिव पर्सन लाइक रूप, ही डिसाइडेड टू लीव। तो वो इनटॉलरेबल था, जैसा उसने कहा, किसके लिए? रूप जैसे सेंसिटिव इंसान के लिए। तो वहाँ से डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना चाहिए। बट द अदर गार्ड्स वर मोर इंटरेस्टेड इन सम्पचुअस फूड दैन इन रूप सिंह। रूप सिंह से ज़्यादा जो बाकी के गार्ड्स थे, रूप सिंह से ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे उस बहुत ही स्वादिष्ट भोजन को लेकर। और साथ ही साथ एक और रीज़न भी था, दे हैड नो सिंपैथी फॉर हिम, उसको उसके लिए बहुत सहानुभूति नहीं थी। बिसाइड्स दे वर अफ्रेड दैट इफ दे साइडेड विद रूप दे वुड डिसप्लीज केडिया। उनके मन में एक और भावना थी कि अगर उन्होंने साथ दिया रूप का, तो वो किसी न किसी रूप में केडिया को नाराज़ कर रहे हैं, और ये वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, है ना। सो दे थॉट इट बेस्ट टू ईट एंड ड्रिंक एंड लेट रूप गो अवे एज ही प्लीज्ड। तो इसीलिए वो बाकी की जो फेलो मेंबर्स थे, बाकी के जो आपके गार्ड्स थे, वो बिना कुछ सोचे समझे बस खाने का लुत्फ़ उठाते रहे और उसे जाने दिया। अगला क्वेश्चन है कि इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी जस्टिफाइड? हु इज़ द लीडर ऑफ मैन इन द स्टोरी? यहाँ पे थोड़े बहुत लेटर्स का इधर उधर हुआ है, प्लीज़ क्वेश्चन को रिलेट कर लीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आंसर है मेरे हिसाब से उतना सही नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी जस्टिफाइड। मेरे हिसाब से, है ना, यहाँ पे तो आंसर गलत लिखा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप इसको मत ध्यान दीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि येस, मेरे हिसाब से जो चैप्टर का टाइटल है वो जस्टिफाइड है। एंड हु इज़ द लीडर ऑफ द मैन इन द स्टोरी। तो मेरे हिसाब से ये कहानी का टाइटल जस्टिफाइड है, क्योंकि देखा जाए तो लीडर ऑफ द मैन यानी कि जो एक तरीके से वहाँ के जो जो भी गार्ड थे, रियल मायने में उनका जो लीडर था अपना रूप सिंह ही था। लेकिन भले ही यहाँ पे लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन रियल मायने में जैसा उसने एक्टिविटी की, वो लोगों को समझाता था, अपने फेलो मेम्बर्स को सिखाता था, बाहर की दुनिया की चीज़ें बताता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, वो सब चीज़ पढ़ा के सुनाता था। तो एक तरीके से वो उनका लीडर था, उनका नेतृत्व कर रहा था। लेकिन वो जो दूसरे फेलो मेम्बर्स थे वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से ये चीज़ जो थी, है ना, उसमें आप बता सकते हो कि इस स्टोरी का लीडर जो था मेन, वो अपना रूप सिंह ही था, है ना। अब ये सारी वही कहानी बार बार रिपीट हो रही है, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट फॉर्म द बेस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन ऋत्विक एंड रूप सिंह, हाउ डिड दिस बॉन्ड ग्रो स्ट्रॉन्गर। कहा जा रहा है कि किस चीज़ की वजह से ऋत्विक एंड रूप सिंह के बीच में बॉन्ड जो है मजबूत बनता चला गया, उसके बारे में बात करना है। ऋत्विक वॉज इम्प्रेस बाय रूप सिंह फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। रूप सिंह से ऋत्विक बहुत पहले से ही इम्प्रेस था, और जब वो बात हुई ना, जो किस्सा हुआ, है ना, केडिया के साथ, तो उस समय उसकी जो डेडिकेशन था रूप सिंह का, उसको देख के भी वो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, और वो बातें और स्ट्रॉन्गर होती गई उनके बीच का बॉन्ड, है ना। लेटर ऋत्विक लर्न मोर अबाउट रूप, उसने रूप के बारे में और कुछ जाना कि ही हैड बीन टू कॉलेज एंड वाज इंटरेस्टेड इन हिंदी। उसके बारे में जानने को मिला कि वो हिंदी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। कौन? रूप सिंह। तो ऋत्विक रियलाइज दैट रूप्स परसेप्शन वाज एक्यूट, और इससे ये पता चला कि उसकी जो परसेप्शन है वो बहुत ही तीव्र है। ही हैड ए क्रिटिकल सेंस। ऋत्विक एंड रूप सिट टुगेदर व्हेन देयर वाज नो वन एल्स इन द लॉबी, और उसके वो साथ में बैठने लगे, बातें करने लगे, है ना, जब भी कोई नहीं होता था। तो रूप सिंह वुड टेल ऋत्विक अबाउट द बुक्स ही हैड रेड, जो भी बुक्स उसने पढ़ी हुई रहती थी रूप सिंह ने, वो अपने ऋत्विक को बताया करता था। ऋत्विक लैंड हिम अ फ्यू बुक्स ही हैड, जो भी बुक्स के पास थी उसने उसको उधार दे दिया ऐसे ही। किसको? रूप सिंह को। देयर इंटीमेसी वेंट ऑन, इसी तरीके से उनके बीच की जो घनिष्ठता थी वो बढ़ती गई। रूप यूज टू सैल्यूट हिम, उसके बाद से रूप उसको सैल्यूट करने लगा, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है हम उस पर आते हैं कि नैरेट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। मैं पहले ही बता दूं कि आंसर आप देख के बहुत सोचेंगे कि बहुत बड़ा है, लेकिन सही बताऊं तो ये चैप्टर का पूरा एक निचोड़ है। तो ऑब्वियसली हो सकता है लंबी होगी लाइन इसकी, लेकिन मैं ट्राई करूँगा इसको शॉर्ट में बताने के लिए, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। आप भी इसको जितना भी शॉर्ट में लिख सकते हैं लिखिएगा, लेकिन मैं इसमें सारा कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या पॉइंट्स आप आंसर में लिख सकते हो।
तो आंसर है कि पूरी कहानी को बताना है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि रूप सिंह जो है वो बहुत ही टॉल एंड हैंडसम यंग मैन है। वो उसकी शादी होती है 15 साल की एज में। वो अपनी ज़मीन को खो देता है बिकॉज ऑफ उसकी सिस्टर की शादी करनी होती है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है घर पे। हिज फादर वॉज डेड, उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। फिर वो जॉब लेता है, नौकरी लेता है किसकी, गार्ड की, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में। वहाँ पे बहुत अलग तीन के अलग ही उसके अलावा 3 अलग गार्ड्स भी होते हैं जो कि थोड़े अलग होते हैं। ही वोर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ, वो बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरे आयरन किए हुए कपड़े पहनता है और वो बहुत एफिशिएंट एंड स्मार्ट भी है। केडिया जो है वहाँ का बहुत ही अमीर इंसान है, बहुत ही हठी है, अभिमानी है। ही लिव्ड इन वन ऑफ द फ्लैट, और एक फ्लैट में रहता है। एक दिन की बात है जब उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है तो उसको रूप सिंह रोकता है और इस वजह से वो उसको डांटता है। ये चीज़ तो आपने पहले पढ़ रखी है। आगे देखते हैं। रूप सिंह के बारे में और भी बताया जाता है, वो एजुकेटेड है, वो इंग्लिश में बातें करता है ना। और उसका कोई ड्यूटी पे गलती करने की कोई सवाल ही नहीं है ना। मिस्टर केडिया, एक और बात यहाँ पे पता चल रही है, मिस्टर केडिया को इंग्लिश बोलने अच्छे से नहीं आती थी और इसी वजह से उसको इरिटेशन फील हुआ कि उसके सामने उसका एक नौकर यानी कि उसका एक गार्ड उससे अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो इससे उसको एम्बैरसिंग फील हुआ था। ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड, है ना, अपमानित सा फील हुआ उसको। ऋत्विक द नरेटर हैपन टू कम देयर, ऋत्विक की बात करते हैं जो कि नरेटर है। नरेटर का मतलब होता है वर्णन करने वाला, इस कहानी को जो लिख रहा है ना। वो हमेशा ऋत्विक जो है रूप के पास आया करता था। ही ऑल्सो टोल, उसने केडिया को भी बताया कि भाई आपने जो बोला वो गलत है क्योंकि रूप सिंह अपनी जगह पे सही है ना। केडिया लेफ्ट बट हिज फ्यूरी हैड नॉट सबसीडेड, ही वांटेड टू गो टू। अब वो केडिया तो चला गया लेकिन केडिया चाहता था कि रूप सिंह को वहाँ से डिसमिस कर दिया जाए, है ना। और इस तरीके से ऋत्विक और जो रूप सिंह हैं बातें करने लगे, अपने कॉलेज के बारे में बातें करी, इस तरीके से वो बहुत क्लोज आने लगे, है ना। उनके बीच में मित्रता बढ़ती गई। रूप सिंह जो था उसके बारे में और भी बातें बताई जा रही हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, अपने जो फेलो मेंबर्स थे, अदर गार्ड्स थे, उनको समझाया करता था। दे कंसिडर हिम देयर लीडर, उन्होंने उसको लीडर तो बना दिया था बट कोई भी उसकी बातों को चाव से सुनता नहीं था, तो सही मायने में वो उसके लीडर नहीं हुए। ऑन 31 दिसंबर द रेजिडेंट ऑफ द अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये भी हमने 31 दिसंबर का किस्सा पढ़ लिया कि उस दिन खाना हुआ, फिर उसको कुछ बोल दिया उसने तो वो छोड़ के चला गया, उसको बुरा लगा क्योंकि वो सेंसिटिव इंसान था। द गार्ड्स केम, रूप ऑल्सो पिक्ड अप ए प्लेट, है ना। वो सारी वही बातें बताई जा रही है, सब आके खाना पसंद किया, उन्होंने खाया, तो ही पुट डाउन और उसके बाद वो चला गया। तो ही वॉज डिप्रेस्ड, एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड इन ए फीट, ही द टोर द लॉबी अपार्ट विथ हिज बेयर हैंड, हिज, मतलब उसके बाद से हुआ क्या था, वो अपना ही लूजेज हिज माइंड, और इसके बाद से उसने अपने आप को ही चोट पहुंचाई थी लॉबी में हाथ मार के ऐसे करके। तो इस तरीके से ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।